हेलो गाइस, हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रकाश, जहाँ से हर बार एक दो क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है और आरआरबी के हिसाब से तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर प्रकाश, जो कि लाइट। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण होता है। इनका ज्ञान हमें आंखों द्वारा प्राप्त होता है कि प्रकाश को हम आंखों से देख सकते हैं। इसका जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है। तो आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होती हैं। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी होती है, जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण होता है। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत होता है वो कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण एवं प्रकाश का ध्रुवण। जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत होता है उसके द्वारा परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, विवर्तन और प्रकाश का व्यतिकरण और ध्रुवण का अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश को अवरोध के किनार पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। प्रकाश के मार्ग में अगर अवरोध रख दिया जाए तो प्रकाश के क्या करेंगे, अवरोध के किनार से थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश कर लेता है, तो इस घटना को विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्ण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्ण कहा जाता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक ही उठता है, वो है कौन से रंग का प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे ज़्यादा होता है? तो है बैंगनी रंग। और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे कम होता है। और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है? लाल रंग की होती है। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसका प्रकीर्ण सबसे कम होगा। तो बैंगनी रंग की वेवलेंथ सबसे कम होगी तो प्रकीर्ण सबसे ज़्यादा होगा। तो आपको यहाँ से अच्छे से फैक्ट याद रखने हैं। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे अधिक और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे कम होता है। आपको ये अच्छे से याद रखना है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के चीखने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ, मान लीजिए यहाँ से टकराएगा और पुनः वापस लौट जाएगा, तो इससे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। ये है परावर्तन के नियम, जिसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये जो होता है ये आपतित किरण है और ये परावर्तित है। तो ये जो एंगल होगा जो अभिलंब के साथ बना रहा है θ1, ये क्या हो जाएगा? आपतन कोण हो जाएगा और ये θ2 परावर्तन कोण हो जाएगा। तो आपतन कोण बराबर हो जाएगा θ1 = θ2। ये इसका नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली अब घटनाएं। अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं। ध्रुव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये अपवर्तन की घटना के कारण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण सघन माध्यम से बना हुआ आपतन कोण होता है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है।
क्रांति कोण सघन माध्यम में बना हुआ कोण। आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाता। आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से थोड़ा सा अधिक कर दे तो प्रकाश विरल माध्यम बिल्कुल ही नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता, संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाता है। किसी पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह चमकने लगता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न 2 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 शर्त का होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट तो ये है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, जैसे हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में पड़ी परख नली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना। प्रकाशिक तंतु का उपयोग, ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं उसका उपयोग। प्रकाश सिग्नलों के दूरसंचार में विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने में और अभिग्रहण करने में। मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में, शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में। तो प्रकाशिक तंतु के उपयोग है ऑप्टिकल फाइबर के प्रकाश सिग्नलों के दूरसंचार में, विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने में और अभिग्रहण करने में। मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है। शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में। नेक्स्ट है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष रेनबो परावर्तन, इसमें परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राथमिक और होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष में जो बनता है रेनबो बनता है, उसमें परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब देखते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन, ये अच्छे से याद रखना है आपको। प्राथमिक इंद्रधनुष कब बनेगा? 2 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन। 2 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन होगा तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा। इसमें बाहर की ओर लाल रंग, अंदर की ओर बैंगनी रंग होता है। बाहर की ओर लाल रंग और अंदर की ओर बैंगनी रंग होता है। इसमें अंदर वाली बैंगनी किरणों आंख पर 40 डिग्री 8 सेकेंड का कोण और बाहर वाली लाल किरण 42 डिग्री 8 सेकेंड का कोण बनाती हैं। तो प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे बनता है? जब 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन होता है। सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। बाहर की ओर लाल रंग, अंदर की ओर बैंगनी रंग होता है। लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। और अंदर वाली बैंगनी किरणें आंख पर 40 डिग्री 8 सेकेंड का कोण और बाहर वाली लाल किरण 42 डिग्री 8 सेकेंड का कोण बनाती हैं। अब द्वितीयक इंद्रधनुष, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य किरणों का 2 बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन, 2 बार परावर्तन। अब उसमें 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन था, इसमें 2 बार ही अपवर्तन 2 बार ही परावर्तन होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें बाहर की ओर बैंगनी रंग, अंदर की ओर लाल रंग होता है। उसमें बाहर की ओर लाल रंग होता है, अंदर की ओर बैंगनी रंग होता है। बाहर वाली बैंगनी किरण आंख पर 54 डिग्री 52 सेकंड का कोण बनाती है। अंदर वाली लाल किरण 50 डिग्री 8 सेकंड का कोण बनाती है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई पड़ता है। तो आपको यहाँ से एक तो याद रखना है ये सूर्य किरणों का 2 बार अपवर्तन 2 बार परावर्तन। द्वितीयक इंद्रधनुष है ना, तो 2 बार ही अपवर्तन 2 बार ही परावर्तन होगा और इसमें बाहर की ओर बैंगनी रंग, अंदर की ओर लाल रंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं दर्पण। नेक्स्ट है दर्पण। दर्पण के प्रकार, समतल दर्पण होते हैं और गोलीय दर्पण। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण जो होते हैं उत्तल और अवतल।
दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण उत्तल और अवतल। अब देखते हैं समतल दर्पण। यदि परावर्तक पृष्ठ अथवा सतह समतल हो, इसे समतल दर्पण कहा जाता है। इस दर्पण की दूसरी सतह पर चांदी अथवा पारे का लेप किया जाता है। यदि परावर्तक जो पृष्ठ होता है अथवा सतह समतल हो तो इसे समतल दर्पण कहा जाता है। इस दर्पण की दूसरी सतह पर चांदी अथवा पारे का लेप किया जाता है। एक सतह प्लेन होती है, दूसरी पर चांदी या पारे का लेप किया जाता है, तो इसे प्लेन मिरर कहा जाता है। नेक्स्ट, समतल दर्पण के उपयोग। सामान्यतः इसका उपयोग दैनिक जीवन में दर्पण के रूप में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग बहुदर्शी एवं परिदर्शी में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग बहुदर्शी और परिदर्शी में किया जाता है। बहुदर्शी में दो अथवा दो से अधिक समतल दर्पण एक दूसरे से एक निश्चित कोण पर झुके हुए होते हैं ताकि वे एक साथ एक से अधिक वस्तुओं के प्रतिबिंब दिखा सके। परिदर्शी का उपयोग दृष्टि रेखा। परिदर्शी का उपयोग दृष्टि रेखा से भिन्न स्तर अथवा दिशा में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। सामान्यतः पनडुब्बियों में प्रयोग किए जाते हैं। उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण जिसकी ब्रह्मा सतह उभरी हुई हो, ब्रह्मा सतह ऊपरी हुई हो, उत्तल दर्पण कहलाती है। इसकी आंतरिक सतह को लेपित किया जाता है। ये दर्पण अनंत से आने वाली किरणों को फैलाते हैं, इसलिए अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और उत्तल दर्पण क्या होता है? अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है। फैलाने का काम कौन करेगा? उत्तल दर्पण। और ये अपसारी दर्पण होता है। उत्तल दर्पण के उपयोग। स्कूटर, मोटर कार, बस आदि में पीछे के वाहनों को देखने के लिए प्रयुक्त साइड मिरर अथवा रियर व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। स्ट्रीट लैंप में इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि इनका दृष्टि क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अब देखते हैं अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुका हो अथवा वक्री तो अवतल दर्पण कहलाता है। इसका बर्मा भाग, बाह्य भाग लेपित होता है। अवतल दर्पण के उपयोग चिकित्सकों द्वारा रोगियों के नाक, कान, दांत आदि की जांच के लिए सर्च लाइट, टॉर्च और वाहनों की हेडलाइट में अवतल और साइड मिरर में उत्तल, सोलर कुकर में, शेविंग दर्पणों में, परावर्तक दूरबीन आदि में अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है मानव नेत्र से संबंधित रोग। मानव नेत्र से संबंधित रोग। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? मायोपिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीकी वस्तु को देख लेता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति क्या होता है? नजदीकी वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। उसे क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुओं को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। रोग का निवारण। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है। इस दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की तो दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। कारण क्या होता है? लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है। इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। रोग का निवारण। इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष ये वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की देख पाता है न ही पास की देख पाता है। जरा दृष्टि दोष रोग का निवारण। इस रोग के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का या बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि वैषम्य या
अबिंदुकता, इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में हो तो ठीक देख पाता है, परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता है। इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।